ओके, बी क्वाइट एवरीवन। यस, ऑफलाइन स्टूडेंट। और तुम लोगों को अलाउ किया दो दो बैठना ऐसे, तो तुम लोग कैसे बैठ रहे हो दो दो? फिर अभी है ना जगह, चलो एक बेंच पे एक एक बैठो। यस, एक बेंच पे एक जन बैठो, वैसे बैठो। हियर फ्रॉम द बॉयज साइड। हाँ चलो, we will see later on. Okay, see we have started with the chapter number 5, and as I told you, in your internal exam you will be getting the chapters till the 5 chapters. Okay, all these objective from the textbook only it will going to come. Okay, so chapter 5 matlab we are completing the 2 modules only. So after 5 2 modules will be there for the internal exam. Is it okay? ठीक है। और सब सिंपल है, सब तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो कोई डिफिकल्ट नहीं जाएगा। पता नहीं तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम कैसे दिया था, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, दैट आई रियली डोंट नो। बट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि, और ऐसे अज्यूम करिए तुम लोग बहुत होशियार हो, सब लोग बहुत स्मार्ट हो, सबने बहुत एकदम मेहनत किया रहेगा, सबको सब कुछ आता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। ओके, और मेरा अजम्पशन सही निकलना चाहिए, ठीक है। यस, सी वी हैव स्टार्टेड विद द डिमांड फोरकास्टिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है? Here we are estimating the demand for the future period. मतलब फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड कितना रहेगा, उसके बारे में जब हम अंदाजा लगाते हैं, इट इज कॉल्ड एज योर डिमांड फोरकास्टिंग, और वी कैन से डिमांड एस्टिमेशन। मीनिंग इज क्लियर? उसके बाद में वी हैव स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन टोटल, एक्चुअली वी हैव सीन 10 टाइप्स। 10, हाँ 10 टाइप कह सकते हैं हम लोग, बिकॉज पैसिव था एंड एक्टिव था। अगर एग्जाम में थियरी सपोज थियरिटिकल एग्जाम होता है, अभी इंटरनल में तो ऐसा नहीं रहेगा, बट फॉर द फाइनल एग्जाम सेमेस्टर 1 का जो रहेगा वो, अगर वहां पे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, आपको वहां पे थोड़े पॉइंट्स एलैबोरेट करके दिखाने। सो सेपरेटली लिखो पैसिव फोरकास्टिंग फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो एक्टिव फोरकास्टिंग। ओके, सो दिस वे यू शो दैट यू आर राइटिंग द 10 पॉइंट्स हियर। बस ऐसे कि अगर बाहर से कोई एग्जामिनर रहेगा, सो दैट वहां पे लगेगा कि थोड़ा ज्यादा पॉइंट लिख रहा है। बट एनीवेज अगर तुम लोग को वैसा नहीं करना है, यू विल बी राइटिंग ओनली पैसिव एंड एक्टिव, तो वहां पे पैसिव के लिए अलग से पैराग्राफ बनाओ और एक्टिव के लिए अलग से पैराग्राफ बनाओ, तो ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज पैसिव एंड एक्टिव, कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? पैसिव फोरकास्टिंग मतलब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक्टिव फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अंदाजा लगाते हैं। देन वी हैव सीन द फोरकास्ट फॉर टोटल मार्केट। जब हम लोग पूरे मार्केट के बारे में बात करेंगे, सो दैट इज टोटल मार्केट फोरकास्टिंग। और जब हम लोग सेगमेंट ऑफ द मार्केट मतलब किसी स्मॉल एक पर्टिकुलर शॉप के बारे में बात करें कि वहां पे क्या एस्टिमेट क्या डिमांड रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज योर मार्केट सेगमेंट्स। ओके, देन हम लोगों ने देखा था फर्म डिमांड एंड द इंडस्ट्री डिमांड। यू नो द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। वन कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ फर्म, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज, बहुत सारे ऐसे फर्म्स मिलके क्या बनता है? इंडस्ट्री बनता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री रहती है, कॉटेज इंडस्ट्री, तो जो कपड़े वगैरह वो बनाते हैं उसके बारे में, तो अगर पूरे कपड़े के बारे में रहेगा, सो दैट विल बी कमिंग इनटू द इंडस्ट्री। अगर किसी एक ही बारे में, जैसे कि कोई सिल्क मटेरियल बना रहा है, एक ही ऐसा कोई शॉप है, वैसा ही कुछ एक फर्म है, जब मैं उसके डिमांड के बारे में बात करती हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज योर फोरकास्टिंग फॉर द फर्म। ओके, देन है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब पीरियड के हिसाब से बताओ मुझे, कंपेयर विद द ईयर वाइज एंड टेल मी, शॉर्ट टर्म में कितना ईयर कंसिडर किया जाएगा, लॉन्ग टर्म में कौन सी ईयर को कंसिडर किया जाता है? यस, Less than 1 year. ना ना लिसन, लेस देन 1 ईयर विल बी शॉर्ट टर्म, एंड मोर देन 5 ईयर्स के बारे में एस्टिमेशन है तो लॉन्ग टर्म में आता है, और 1 to लेस देन 5 किसमें आता है? मीडियम टर्म में, ठीक है। Medium में. तो यहाँ पे उन्होंने मीडियम टर्म के बारे में लिखा नहीं है, बट ये जनरली मैं आपको बता के रख रही हूँ, सो दैट आगे जाके अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, यू शुड नो कि क्या रहता है करके। नेक्स्ट है माइक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल। यू नो द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या? इंडिविजुअल, एंड माइक्रो मतलब क्या? एग्रीगेट। So when we say the total market, that is at the micro level. When we say about the market segment, so it will be at micro level. ठीक है, तो जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, जो हम लोग डिमांड कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो क्या लेवल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग बनेगा। विल यू एबल टू राइट दैट एग्जाम? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, क्या स्टेप्स है डिमांड फोरकास्टिंग के? ये देखो अभी कितना टाइम पास कर रहा है ये।
Yes, see the next one we are studying here steps in demand forecasting. जब हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या रहते हैं कि कैसे अंदाजा लगाया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा उसके लिए। जब मुझे ऐसा देखना है कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगा, सो जो पहला स्टेप रहेगा दैट विल बी द नेचर ऑफ फोरकास्ट। जैसे कि ये जनरली ये जो फोरकास्टिंग करने का जो स्ट्रैटेजी रहता है ना, वो किसको अथॉरिटी दिया जाता है। देखो कंपनीज में रिसर्चर करके भी अपॉइंट किए जाते हैं। रिसर्चर जनरली कौन रहता है कि जिनका पीजी लेवल हुआ रहता है और जिनका पीएचडी है, या फिर जो लोगों का मतलब एमफिल तो अभी फिलहाल है ही नहीं, मतलब पहले यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द एमफिल पीएचडी डिग्री राइट। सुना है कभी एमफिल क्या है पीएचडी क्या है करके? नहीं सुना है? अच्छा बताओ मुझे कि डॉक्टर बस एमबीबीएस से रहता है या कोई और भी डॉक्टर रहता है? हाँ, डॉक्टर मतलब मेडिकल वाले नहीं, मेडिकल के अलावा भी कोई डॉक्टर रहते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक है, कैन यू टेल मी इकोनॉमिक्स में कोई डॉक्टर रहेगा? पीएचडी वाले को बोलते हैं मैम। हाँ देखो, उसको पता है, तुम लोगों को पता नहीं है। पीएचडी वालों को डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, जो लोगों का पीएचडी हुआ रहता है उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो अगर आप लोग देखोगे ना कि जैसे कि प्रिंसिपल जनरली, अभी अपने प्रिंसिपल कौन है? रविंद्रन खरताड़ी है, लेकिन उनके अगर अगर आप नाम के अगर आगे देखोगे सो इट इज डॉक्टर रविंद्रन खरताड़ी। तो उन्होंने क्या एमबीबीएस का डिग्री किया है क्या? नहीं, उन्होंने कॉमर्स में पीएचडी किया है, मतलब दे आर मास्टर इन द कॉमर्स, मतलब वो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन रहता है। इवन ये पीपल कैन डू इट उसके लिए। हाँ, मेरा इकोनॉमिक्स में मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो मैं डॉक्टर मतलब मेरा मतलब आई एम जस्ट ठीक है रिकॉर्ड और रिलेटेड भी। सो जनरली व्हेन इट वाज डिक्लेयर माय चाइल्ड इज ओनली 9 ईयर ओल्ड। ठीक है, जब उसको पता चला, उसके पापा ने बताया कि तेरी मम्मी डॉक्टर बन चुकी है, तो सब मम्मी कौन सी दवाई देने वाली है करके। सो जनरली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ डॉक्टर। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का डिग्री लेते हैं, तो पीएचडी कहा जाता है। सो जो कोई जैसे तुम लोगों को अगर रिसर्चर बनना है, तो पहले कैसा था कि दोज हु आर कंप्लीटेड द एमफिल आल्सो उनको भी रिसर्चर कहा जाता था, लेकिन अभी एमफिल डिग्री को ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें से निकाला गया है। तो यू विल नॉट बी डूइंग एमफिल। अभी आप लोगों के टाइम पे जब आप एमकॉम करोगे उसके बाद में एमफिल नहीं रहेगी, लेकिन एमकॉम के बाद में अगर आपको पीएचडी करनी है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और पीएचडी करने के बाद में यू विल बी ऑन अ पोजिशन ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनीज में जो डायरेक्टर पोजीशन पे रहते हैं वैसे आप लोग जा सकते हो। देखो इतना इजी नहीं रहता डायरेक्टर पोजीशन पे जाना, बहुत बड़ा लेवल है वो, मतलब एक सीईओ के लेवल का जैसा रहता है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन यस यू कैन डू इट। तुम लोगों को भी करना है तो तुम लोग कर सकते हो, कॉमर्स में भी होता है। अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन डू इट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। इवन इकोनॉमिक्स में भी, कॉमर्स के स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो। प्लानिंग है इकोनॉमिक्स में करने का, डेफिनेटली आई एम देयर टू गाइड यू। ओके, मैं तुम लोग को पूरा बताऊंगी कैसे कैसे स्टेप से जाना है। चलो ये हो गया स्टडी के बाद इसके बारे में। वी विल सी के स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। जब एक कोई रिसर्चर रहता है उस कंपनी में, तो वो पहले क्या डिसाइड करेगा? ही विल डिसाइड कि मुझे क्या कौन से टाइप से फोरकास्टिंग करना है। ठीक है, मुझे पैसिव फोरकास्टिंग करना है या फिर मुझे एक्टिव फोरकास्टिंग करना है, मुझे फर्म फोरकास्टिंग करना है, इंडस्ट्री का डिमांड फोरकास्टिंग करना है, वो पहले कौन से टाइप का फोरकास्टिंग करेगा उसके बारे में सोचेगा। Okay, so that will be your first step to find out the nature of forecasting. Next is nature of product. Nature of product मतलब कौन से commodity के लिए तुम लोग forecasting कर रहे हो। ठीक है, commodity जैसे we can say perishable commodity है। perishable commodity में क्या आता है स्टूडेंट बताओ मुझे? perishable मतलब जल्दी खराब हो जाएगा वैसा commodity। मिल्क, एग्जांपल दोगे? वेजिटेबल, हाँ, Vegetables. ठीक है, अगर मुझे वेजिटेबल्स के बारे में डिमांड फोरकास्टिंग करना है, जस्ट थिंक फ्रॉम द रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम लोग एक रिसर्चर हो और तुम्हें ऐसे जस्ट देखना है कि फ्यूचर में ऑनियंस का प्राइस क्या रहेगा फ्यूचर में। लाइक थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो कि तुम लोगों ने लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग डिसाइड किया है कि मैं आफ्टर 5 years क्या सिचुएशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। और तुम्हारे लिए प्रोडक्ट दिया है कि ऑनियन का फाइंड आउट करना है कि ऑनियन का फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगा। व्हाट यू ऑल से, कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या तुम्हारा एनालिसिस रहेगा और क्या तुम्हारा कंक्लूजन रहेगा? क्या लगता है आप लोगों को? ऑनियन का मतलब कैसे रहेगा, डिमांड बढ़ेगा कम होगा, कैसे इकोनॉमी में सिचुएशन क्या रहेगा ऑनियन के प्रोडक्शन के बारे में? टेल मी, जस्ट थिंक अबाउट अभी जो सिचुएशन है मानसून का, जो क्लाइमेटिक सिचुएशन ऑफ इंडिया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ। बिकॉज यू माइट हैव सीन कि लास्ट 2-3 ईयर से कुछ फिक्स पीरियड नहीं है। ठीक है, कभी भी बारिश आ जाता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ क्या लगता है आप लोगों को कि
आगे के 5 साल के बाद में जो ऑनियन का प्रोडक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, उसके वजह से प्राइस क्या होगा और प्राइस की वजह से डिमांड क्या होगा. टेल मी व्हाट विल बी व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो टाइम रहेगा जब ऑनियंस को निकाल के उनको सुखाना रहेगा, उस टाइम पे अगर ऐसे ही बारिश आती रहेगी तो ऑब्वियसली पूरा जो सामान रहेगा वो खराब होने वाला है. ठीक है. सो वन थिंग विल बी श्योर कि प्रोडक्शन ज्यादा बनेगा भी तो भी उसका कोई गारंटी नहीं कि वो वहां पे ठीक से रहेगा या नहीं रहेगा करके, बिकॉज सारे फार्मर्स के पास गोदाउन अवेलेबल नहीं रहता है. ओके. सो दिस इज द वन प्रॉब्लम. अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो फार्मर्स के लिए वहां पे गोदाउन क्रिएट करो हर एक विलेजेस में, कि जिनका जो भी मटेरियल रहेगा वो पूरा वहां पे रखने के लिए पॉसिबल होना चाहिए. सो ये देखो, अभी आप लोग सोचे कि एक इकोनॉमिक्स इन द सेंस जो प्लानिंग होता है ना गवर्नमेंट में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ पे डेवलपमेंट लाना है. सो व्हाट वी कम टू नो, जब मैंने ऑनियन का स्टडी किया तो मुझे क्या समझा कि नहीं, मतलब ये मानसून का तो कोई भरोसा नहीं है, तो अगर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा फिर भी वो खराब होने वाला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे विलेजेस में गोदाउन होने चाहिए. तो ये क्या होता है, ये पॉलिसी मेकिंग कहते हैं उसको, कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, स्टडी ऑन दैट, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाओ कि ऐसा ऐसा फार्मर को फैसिलिटी देना है करके. आर यू गेटिंग मी? ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि डिपेंड अपॉन योर नेचर ऑफ प्रोडक्ट कि आप कौन से कमोडिटी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, वेदर इट इज अ पेरिशेबल वन, ड्यूरेबल कमोडिटी है, लग्जरियस कमोडिटी है, उसके बारे में लोगों का साइकोलॉजी क्या होगा फ्यूचर में, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मार्केट में, दैट एवरी नॉलेज यू शुड नो एंड ऑन दैट बेसिस ओनली यू विल डिसाइड कि डिमांड क्या होने वाला है करके. आर यू गेटिंग मी? चलो अभी वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में एक पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग मुझे बताओ. ठीक है. करंटली आप लोगों को पता रहेगा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में. यू नो अबाउट इट, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. जो अभी हम लोग ये पॉलिसी फॉलो करें कि जैसे कॉमर्स के लिए बैफ के लिए 3 साल का डिग्री है, तो 3 साल के डिग्री के बाद आपको वो बैफ का डिग्री मिल जाएगा. ओके. तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्या बोलता है, अभी बैफ वगैरह स्पेशलाइजेशन अभी 11th स्टैंडर्ड से रहेगा. ठीक है. हाँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रहे हैं. अभी आप लोग 3 साल का कर रहे हो, लेकिन वो ही डिग्री लेने के लिए आपको 5 साल, जैसे बीएड का डिग्री पता है ना आप लोगों को, बीएड का डिग्री इनिशियली कितने साल के लिए था? 1 साल के लिए था. अभी कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. Two. एजुकेशनल पॉलिसी क्या बता रहा है, उसको जैसे तुम लोग बैफ का डिग्री ले रहे हो ना, वैसे 3 या 4 साल का बना के रखो. तो ये सब चेंजेस हो रहा है. ये क्यों चेंजेस हो रहा है, किस क्या बेसिस पे ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? इज इट रियली रिक्वायर्ड? पहले भी तो हो रहा था, तो अभी उनको चेंजेस लाने की क्या जरूरत थी? कैन यू टेल मी, मतलब थोड़ा कल्परेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, थोड़ा अलग वे से सोचो. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो सब साइड में रखो और थोड़ा अलग वे से सोचो. नहीं, वो तो एक करेक्ट है कि स्पेशलाइजेशन तुम लोग कर लेते हो, बट आई एम टेलिंग यू विद इन 3 years तुम लोगों का ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाता है. बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल मी, इज इट रियली पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट दैट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? नहीं है. तो वहां पे क्या होता है, ग्रेजुएशन हो गया, नाउ एवरीबडी आर वेटिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नहीं मिलता है. देन अगेन क्या होता है कि तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मोर्चा क्रिएट करते हो और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालोगे कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दो करके. आर यू गेटिंग मी? लेकिन गवर्नमेंट वो नहीं कर पाता है. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स अ साइड वे ऑफ द गवर्नमेंट कि लोगों को बिजी रखो एजुकेशन में, सो दैट वो लोग एटलीस्ट वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ना दिखे. द पीपल आर डूइंग द एजुकेशन. तुम लोग अभी 3 साल का बैफ डिग्री करने के बाद में यू विल बी गेटिंग स्पेशलाइज इन अकाउंटिंग. 4 साल का डिग्री करने के बाद भी वही लेवल रहेगा, 5 साल का भी करने के बाद में भी वही लेवल रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले. कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की. आगे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इज टेलिंग यू कि आप लोगों को व्हाट दे आर सेइंग कि ईच एंड एवरी कॉलेजेस शुड बी ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस का मीनिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, आपको पूरे का पूरे तरह से आपका कॉलेज को प्राइवेट बनाना है, ये और एक कॉलेज मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. टेल मी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इज इट रियली करेक्ट? सारे कॉलेजेस होने चाहिए क्या प्राइवेट? नहीं होने चाहिए. इज इट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि उतना ज्यादा पैसा भर के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले करके? कॉमर्स का डिग्री कितने क्या फीस में अवेलेबल है? टेल मी. अगर तुम्हें बीकॉम करना है तो क्या फीस है? 7,000 to 8,000. BAF is a private one. How much you are paying? वो 16,000 है. एक्चुअली वो ये साल में कम हुआ. इट इज एक्चुअली अबाउट 20,000, 21 या 22,000 का ये डिग्री एक्चुअली 1 साल का.
पूरे 3 साल में आप कितना खर्चा करोगे? ऑलमोस्ट 65 या 70,000 तक, करेक्ट है? बीकॉम का डिग्री करने के लिए कितना? विद इन 50 नहीं 50, चलो लेस देन 20,000 में हो जाएगा, 25,000 में हो जाएगा। फिर भी ये भी ज्यादा अमाउंट है, 25,000 भी ज्यादा अमाउंट है। इफ इट इज अंडर द गवर्नमेंट तो इट शुड बी एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक साइड पे गवर्नमेंट बोलता है कि फ्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, लोगों ने लिटरेट होना चाहिए, गरीबों को हम लोगों को हेल्प करना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए हेल्प करना चाहिए। एंड वन साइड यू आर सेइंग कि सबको प्राइवेट, सारे को प्राइवेट कॉलेजेस करके रखो। बताओ मुझे कौन यहाँ पे एजुकेशन लेने वाला है? जो गरीब है वो कितना अमीर बनने वाला है अभी फिर से? बोलता है जो गरीब का अभी का लेवल है उससे भी खराब लेवल हो जाएगा। यू ऑल एग्री विथ मी? इवन आपको पता है कि पेंशन फैसिलिटी निकाल के रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन करो जब हम लोग ओल्ड एज पे चले जाएंगे, इट्स लाइक फ्रॉम माई एज ओनली, ठीक है? मतलब जो हमारा जनरेशन अभी का, तुम हमारे नेक्स्ट जनरेशन हो, हमारे जनरेशन से ही पेंशन फैसिलिटी नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम लोगों ने ओल्ड एज के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा, देन ऑब्वियसली वी कैन नॉट बी द बर्डन ऑन आवर चिल्ड्रन। कोई नहीं चाहता कि बर्डन रहे करके, तो उसके लिए भी सेविंग करना है, प्लस बच्चों के एजुकेशन के लिए भी आपको पैसा रेडी रखना है। इज इट रियली पॉसिबल? गवर्नमेंट ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ना सैलरीज में कुछ इंप्रूवमेंट है करके, ठीक है? आप लोगों को भी जो स्टार्टिंग में जॉब मिलेगा इट विल बी फ्रॉम द 10,000 से लेके 18,000 तक। बहुत मेहनत करना है, बहुत कंपटीशन फेस करना है, देन ओनली इट विल गोइंग टू इंक्रीज। कितना प्रेशर हम लोग सहन कर पाएंगे? एट द एज ऑफ 45 एज के बाद में ये जो रहते हैं ना लेवल, बहुत कम हो जाता है ज्यादा सहन करने का। एवरीबडी लुकिंग फॉर द स्टेबिलिटी, वो नहीं हो पाता है, तो अब अल्टीमेटली क्या आता है? सुसाइड। वही एक सॉल्यूशन रहता है, ठीक है? सो आई एम टेलिंग यू, बी टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ बिजनेस। प्लान करो कि मुझे एडिशनली कैसे इनकम अर्न करना है। डोंट डिपेंड टोटली ऑन द जॉब कि मैं किसी के अंडर जॉब करूँगा उससे मुझे पैसा मिलेगा। कीप दैट रेडी ऑल्सो। देखिए साइड बिजनेस भी करना चाहिए। तो थोड़ा डरा नहीं रही तुम लोगों को, प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि ये सिचुएशन है, आगे जाके भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो खुद को कैसे चेंजेस रखना है। बी रेडी टू वर्क, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। डोंट डिपेंड टोटली ऑन योर हस्बैंड कि वो जो अर्न कर रहा है उसके हिसाब से ही पूरा घर चलेगा करके। आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज लड़के के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ऐसा नहीं कि वो लड़का है करके वही अकेला कमाएगा, उसको भी अपने परिवार को देखना, उसको आपके परिवार को भी देखना रहता है। यू ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली एंड योर ओन फैमिली, तभी पॉसिबल है सब कुछ, घर अच्छा रहना और अपना लिविंग इंप्रूव करना, अदरवाइज कुछ नहीं इंप्रूवमेंट होने वाला, ठीक है? यस, ये बहुत आगे किधर भी चला गया। यस, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। से डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या होता है स्टूडेंट की, कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि लग्जरियस कमोडिटी के बारे में है, तो वहां पे साइकोलॉजी डिपेंड रहेगा। एक तो लोगों का इनकम कितना बढ़ने वाला है, वो हम लोग कैसे एस्टिमेशन लगाएंगे कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग क्या प्रोफाइल पे है, आगे जाके 5-6 साल के बाद में कोई नया, जैसे मुझे, आई एम द कार मैन्युफैक्चरर सपोज, और मुझे मेरे कार के बारे में आफ्टर 5 ईयर्स कितना डिमांड रहेगा उसके बारे में सोचना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मेरे कार का प्राइस कितना है वो पहले देखूंगी, उसके बाद में इन फ्यूचर मेरे कार के जैसा ही कोई कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने वाला है क्या, उसके ऊपर भी मैं ध्यान रखने वाली हूँ, ठीक है? अगर मुझे लग रहा है कि नहीं कोई कॉम्पिटिटर आने वाले, तो मुझे पता है कि वहां पे मेरा डिमांड शायद थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? देन मुझे वहां पे कंपैरिजन करना है कि मुझे कितना प्राइस लगाना चाहिए मेरे कमोडिटी के लिए। सो व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो मेरा कमोडिटी है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इनटू दिस पॉइंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि कौन सा मैं फोरकास्टिंग करने वाली हूँ, सेकंड में कौन से कमोडिटी के ऊपर डिमांड फोरकास्टिंग करने वाली हूँ, थर्ड कि जो मेरे कमोडिटी के लिए जो डिमांड अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है, व्हाट आर ऑल विल बी दैट फैक्टर, उसके बारे में मैं स्टडी करूंगी। देन आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट डेटा। रिलेवेंट डेटा मतलब मुझे ये भी रिसर्च का ही पार्ट आ गया। रिलेवेंट डेटा मतलब क्या रहता है कि फाइंड आउट करना कि किससे मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके जैसे मैंने कहा कि मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए आफ्टर 5 ईयर्स क्या डिमांड रहेगा वो जानना है, तो मेरे लिए एस्टिमेटेड कस्टमर कौन रहेंगे कि जो मुझे बताएंगे कि हाँ मैं ऐसा कमोडिटी खरीदना पसंद करूंगा अगर फ्यूचर में ऐसा कमोडिटी आता है तो पहले ऑब्वियसली जो मेरे एस्टिमेटेड कस्टमर्स रहेंगे मैं उनसे बात करूंगी। उसके बाद में जो मेरे जैसे ही बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स है उनसे मैं बात करूंगी कि उनका क्या व्यू है, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके रहते हैं। आई एम द न्यू इन द मार्केट, ओके मेरा कमोडिटी टोटली नया है, तो वो लोगों ने जब नया कमोडिटी लॉन्च किया
तभी उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुआ, क्या क्या चीजों को उनको लगा कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ तो मेरा डिमांड और बढ़ता। ओके, सो दैट वे रिलेवेंट डेटा किससे लेना है, किससे मुझे इंफॉर्मेशन निकालना है, वो एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ मेथड। यस, मेथड मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि इट विल बी चूजन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड द टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। तो मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, कौन से टाइप का फोरकास्टिंग कर रहे हो, वो तुम्हारा एक मेथड रहता है। दूसरा और एक रहता है कि सर्वे करना। सर्वे पता है ना तुम लोगों को, आके इंक्वायरी करना, सर्वे करो या फिर ऑब्जर्वेशन करो कि मतलब कोई मॉल में जनरली तो वैसे वो विजिट रहता है, लेकिन जो जहाँ जहाँ पे कार शॉप्स है वहां पे जाके विजिट करो और ऑब्जर्वेशन करो कि कोई कस्टमर आता है तो पहले वो क्या देखता है, इज इट रियली लुकिंग एट द ब्रांड नेम क्या है वो देखेगा, या फिर उसका प्राइस देखता है, कौन से कलर्स को वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ओके, और उसमें क्या क्या चीजों को वो आइडेंटिफाई करके उसको क्या चाहिए रहता है, किन चीजों को प्रेफरेंस देता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे तुम लोग को पता होना चाहिए कि मेरा मेथड ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन क्या रहेगा। ओके, ये हो गया आपका चॉइस ऑफ मेथड में। टेस्टिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ये तुम्हारा फाइनल स्टेप रहेगा कि जो जो तुम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो कितना करेक्ट है और उसको तुम लोग एनालाइज करना है। ये मतलब अलग स्टेप आता है, यहाँ पे पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। तुम लोगों को अभी नहीं, आई थिंक इन योर थर्ड ईयर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता है टीवाई में जाने के बाद। तो तभी आप लोगों को प्राइमरी डेटा लेना पड़ता है। प्राइमरी मतलब क्या कि जैसे सपोज आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे जनधन योजना है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द जनधन योजना, सुना है तुम लोगों ने? नहीं, मतलब तुम लोगों ने वो निकाला भी नहीं रहेगा। चलो, तुम लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, कोई एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके बारे में स्टडी करना है। तो आप लोग क्या करोगे, टीचर्स लोग से इंफॉर्मेशन लोगे, अपने पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लोगे, आपके नेबर से इंफॉर्मेशन लोगे कि आपने कौन सा पॉलिसी लिया है, क्यों लगा आपको ये पॉलिसी लेना, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, या फिर कोई मोटर इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है। सो दैट वे यू विल गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस। और बाद में व्हाट यू विल डू, अच्छा टाइम हो रहा है क्या? नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। सी, देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में यू विल गोइंग टू डू द एनालिसिस। तो एनालिसिस में जो कंक्लूजन आएगा उसके अकॉर्डिंग यू विल टेक द डिसीजन। एंड द लास्ट वन ईयर इवेल्युएटिंग द फोरकास्ट। तो अभी आप फाइनली बता दोगे कि क्या अंदाजा है आपका, मतलब आपके कमोडिटी के लिए डिमांड रहेगा, रहेगा तो कितना परसेंटेज रहेगा, आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, दैट वे यू विल गोइंग टू गिव द रिजल्ट। इज इट क्लियर? तो हम लोगों का गेम रह चुका है। एनीवेज तुम लोग ज्यादा बुरा मत फील करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी, मैंने कहा वी विल सी, हाँ। ओके ओके, सुनो, shall I end the lecture online? Who will give me the attendance? मैम may I? ओके ओके, प्लीज प्लीज। अच्छा जल्दी, बहुत टाइम हो गया ना, ब्रेक हो रहा है करके बोल के। ओके चलो, बाय स्टूडेंट। अच्छा मैंने ऐसे ही स्टॉप किया।